तो सबसे पहले हम जो है ना वो बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सचेंज रेट के 20 मार्कर्स देख रहे हैं जो कि बिल्कुल लिंक्ड है। ठीक है, आलियान भेज तो दिया, क्या हो गया भाई, ग्रुप में देखा क्या? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, बैलेंस ऑफ पेमेंट का इज स्पेसिमेन 23 का क्वेश्चन। ठीक है। devaluation of a country's currency will reduce a persistent balance of payment deficit on its current account in goods and services in the short run, but this will inevitably lead to high levels of inflation in the long run. Evaluate this statement. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट डिस्कस करने के लिए ना आपको एक नॉर्मल वे में इसको आंसर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डीवैल्यूएशन से ना दो चीजें होंगी, करंट अकाउंट डेफिसिट भी होगा, करंट अकाउंट सरप्लस भी होगा, तो जे कर्व पूरा समझाना पड़ेगा। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस आंसर, आप सबसे पहले तो उसको बताओ डीवैल्यूएशन का मतलब क्या है। डीवैल्यूएशन का मतलब है जब एक कंट्री अपनी करेंसी को जानबूझकर गिराती है। तो जब आप अपनी करेंसी को जानबूझकर गिराओगे तो ये नॉर्मली फिक्स्ड एंड मैनेज्ड एक्सचेंज रेट में होता है। जाहिर है फ्रीली फ्लोटिंग में तो ये नहीं होता। फ्रीली फ्लोटिंग में तो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के वर्ड यूज होते हैं। तो जब आप करेंसी को खुद मैनिपुलेट करते हो ना, तो रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन का वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या मतलब है कि योर आउटफ्लोज आर ग्रेटर देन इनफ्लोज। आउटफ्लोज ग्रेटर देन इनफ्लोज का क्या मतलब है कि भाई आपकी जितनी पैसा मुल्क में आ रहा है उससे ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है। मतलब इसको इस तरीके से याद कर लो कि आपके इंपोर्ट के एक्सपेंडिचर इज मोर देन एक्सपोर्ट के रेवेन्यू। ठीक है, तो बेसिकली ये गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहा है, तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर रहा है। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता, बस इसको याद ऐसे ही कर लो। अब नॉर्मली ना करंट अकाउंट डेफिसिट एक कंट्री के लिए मसला है, क्योंकि इसको फाइनेंस करने के लिए ना आपको अपना ऑफिशियल रिजर्व्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको ज़ाहिर फॉरेन करेंसी चाहिए। सो टू फाइनेंस दिस करंट अकाउंट डेफिसिट यू विल हैव टू यूज योर ऑफिशियल रिजर्व्स, जो आपके फॉरेन करेंसी रिजर्व्स होते हैं, और वो रन डाउन होते हैं। जाहिर है आपका डेफिसिट है, आपके पास इतना पैसा तो आ नहीं रहा, तो फिर आपको अपने रिजर्व्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो जाहिर है एक कंट्री इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीपल पॉलिसीज लगाती है। नाउ डीवैल्यूएशन इज एन एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। ये डीवैल्यूएशन इज एन एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक इंडिविजुअल है, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये डोमेस्टिक कंजम्पशन करेगा या तो ये इंपोर्टेड कंजम्पशन करेगा। तो एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज क्या करती हैं कि ये वाला रास्ता बंद कर देती हैं, इंपोर्ट्स का रास्ता बंद कर देती हैं। तो अगर एक बंदा यहाँ पर जा भी रहा है तो घूम फिर के वो वापस डोमेस्टिक पे आ जाएगा, क्योंकि डीवैल्यूएशन का मतलब है आपने अपनी करेंसी को गिरा दिया। जब आप अपनी करेंसी को गिरा देते हो ना, तो एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं और इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं। तो जब इंपोर्ट महंगे होंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल स्विच टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब आपके एक्सपोर्ट रेवेन्यू और इंपोर्ट एक्सपेंडिचर पे क्या इंपैक्ट आता है, डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी। शॉर्ट रन में जो इलास्टिसिटी होती है वो इनइलास्टिक होती है, और लॉन्ग रन में जो इलास्टिसिटी होती है वो इलास्टिक होती है। ये रट्टा मार लो हमेशा के लिए, ये आपको एक्सप्लेन नहीं करना होता क्यों हो रहा है, ये पीईडी के टॉपिक में एएस में पढ़ते हैं। तो शॉर्ट रन में इनइलास्टिक है, लॉन्ग रन में इलास्टिक है। ठीक है। तो एक्सपोर्ट की प्राइस कम हो रही है, इंपोर्ट की प्राइस बढ़ रही है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पे क्या इंपैक्ट आएगा, डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी। शॉर्ट रन में इनइलास्टिक होती है और लॉन्ग रन में इलास्टिक होती है। तो दो इंडिविजुअल केसेस आपको क्रिएट करने हैं यहाँ पे। पहला केस आपका होगा इनइलास्टिक का। आपकी एक्सपोर्ट की प्राइसेस अगर कम हो भी जाएंगी ना, आपकी एक्सपोर्ट की प्राइसेस अगर कम हो भी जाएंगी, तो इन द शॉर्ट रन यू कैन नॉट मीट दिस डिमांड। आप एकदम से ये डिमांड मीट नहीं कर पाओगे। मतलब अगर आपका एक्सपोर्ट सस्ता हो भी जाता है, जैसे पाकिस्तान ने अपनी करेंसी को गिरा दिया, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट सस्ता हो गया, बाहर वालों को हमारा मुल्क सस्ता लग रहा है, वो हमारी चीजों की डिमांड बढ़ा रहे हैं, तो भाई वो डिमांड तो मेरी चीजों की बढ़ाएंगे, क्या मैं वो डिमांड मीट कर सकता हूँ? इन द शॉर्ट रन आई कैन नॉट मीट दिस डिमांड इजिली, क्योंकि इन द शॉर्ट रन जो डोमेस्टिक सप्लायर की इलास्टिसिटी होगी, इन द शॉर्ट रन जो डोमेस्टिक सप्लायर की इलास्टिसिटी होगी वो इन इलास्टिक होगी। इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट रन में अगर तुम्हारा प्रोडक्ट सस्ता हो भी जाता है तो तुम ये डिमांड मीट नहीं कर पाओगे, बिकॉज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इन इलास्टिक। तो इन द शॉर्ट रन एक्सपोर्ट की प्राइस के गिरने से एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम हो जाएगा, क्योंकि आप इस डिमांड को मीट नहीं कर पाओगे। दूसरा मसला इंपोर्ट का भी है। आपकी करेंसी की वैल्यू गिर गई, इंपोर्ट महंगा हो गया। भाई अगर इंपोर्ट महंगा हो भी जाएगा तो आप एकदम से स्विच तो नहीं कर सकते ना। इन द शॉर्ट रन आपके पास ऑप्शंस थोड़ी हैं, आपको ऑप्शंस मिलने में टाइम लगेगा। तो इन द शॉर्ट रन अगर इंपोर्ट महंगा हो भी जाएगा तो आपको मजबूरी में खरीदना पड़ेगा। यू विल हैव टू परचेज दिस इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स, क्योंकि आपको अभी अपने ऑप्शंस के बारे में नहीं पता। तो शॉर्ट रन में जब एक चीज सस्ती होती है ना तो आप खरीदते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम हो गया, इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो इसका मतलब शॉर्ट रन में करेंसी को डीवैल्यू करना नुकसानदेह।
क्योंकि शॉर्ट रन में अगर तुम्हारी करेंसी डी वैल्यू हो गई तो तुम्हारा ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा, तुम्हारा करंट अकाउंट मजीद वर्सन हो जाएगा और तुम्हारा डेफिसिट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। सही है। एक और मसला शॉर्ट रन में आता है, जब ये इंपोर्ट महंगे होते हैं और आप इंपोर्टेड रॉ मटेरियल महंगे खरीदते हो, ठीक है, जब ये इंपोर्ट महंगे होते हैं और जब आप ये इंपोर्टेड रॉ मटेरियल खरीदते हो तो आपका इंपोर्टेड एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, और जब आपका इंपोर्टेड एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो जाहिर है आपकी कॉस्ट बढ़ रही है ना, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है। तो दिस कैन लीड टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इन द शॉर्ट रन, सो यू कैन मेक अ डायग्राम फॉर द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्लियर है ये चीज? हमने ये बात मैं बता रहा हूँ, पूरा डिस्कस कर लो। ठीक है, तो शॉर्ट रन में आपका डेफिसिट मजीद बढ़ेगा और आपकी इकोनॉमी में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी। दूसरा यहाँ पर जो है वो लॉन्ग रन की बात करो, अब लॉन्ग रन में सब उलट हो जाएगा भाई। लॉन्ग रन में अब इलास्टिसिटी इलास्टिक हो चुकी है। जब लॉन्ग रन में इलास्टिसिटी इलास्टिक होगी तो एक्सपोर्ट की प्राइस के गिरने से एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा, अब तुम डिमांड आसानी से मीट कर लोगे, और इंपोर्ट की प्राइस अब अगर बढ़ेगी तो तुम स्विच कर लोगे, क्योंकि इन द लॉन्ग रन यू नो योर ऑप्शंस। तो इंपोर्ट की प्राइस बढ़ भी जाएगी तो एक्सपेंडिचर कम होगा, जिसकी वजह से आपका ट्रेड सरप्लस होगा, करंट अकाउंट इंप्रूव होगा और आपका डेफिसिट कम हो जाएगा। ठीक है, और एडी के बढ़ने से, क्योंकि ज़ाहिर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो एडी के बढ़ने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगी, तो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू आप दिखा सकते हो। सो पूरा एएस वाला है ये, एंड यू कैन मेक अ जे कर्व। आप शो कर सकते हो कि इन द शॉर्ट रन आपका डेफिसिट बढ़ेगा, बट इन द लॉन्ग रन वो डेफिसिट कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दिस इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज टाइम। तो इनिशियली डेफिसिट बढ़ता है फिर कम होता है। ठीक है, फिर एंड में तुम मुझसे ये बात करोगे कि भाई ओवरऑल ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं ऑन द मार्शल अंडर कंडीशन। एल्फ्रेड मार्शल एक इकोनॉमिस्ट था जिसने ये बात बोली थी कि आप अपनी करेंसी को अगर गिराओगे, जी फाद, अगर आप अपनी करेंसी को गिराओगे तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि द कंबाइंड इलास्टिसिटी ऑफ एक्स एंड एम शुड बी ग्रेटर देन वन। कंबाइंड, ये कंबाइंड का वर्ड यूज करना जरूरी है। द कंबाइंड इलास्टिसिटी ऑफ एक्स एंड एम शुड बी ग्रेटर देन वन, दैट इज इलास्टिक, और इलास्टिक के केसेस में ही आपका डेफिसिट जो है वो कम होगा, वरना नहीं होगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, इंपॉर्टेंटली, ये जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, मैंने अभी आपको बोला कि लॉन्ग रन में जब इंपोर्ट की प्राइस बढ़ेगी तो इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। ये पाकिस्तान जैसी कंट्रीज पे अप्लाई नहीं होता, बिकॉज इफ यू आर शॉर्ट ऑन योर नेचुरल रिसोर्सेज और आपकी कंट्री में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि आप रॉ मटेरियल बना सको, तो लॉन्ग रन में भी यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज। लॉन्ग रन में भी आप दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि लॉन्ग रन में भी तुम्हें इंपोर्ट्स पे रिलाई करना पड़े। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन खाली शॉर्ट रन में ही होगी, क्योंकि तेल एक ऐसी चीज है जिसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है। अगर आपके कंट्री में तेल नहीं है तो लॉन्ग रन में भी तुम्हें तेल खरीदना पड़ेगा महंगा। तो इसका मतलब ऐसे सिनेरियोज में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आपकी रहेगी। फिर आप ये भी कह सकते हो कि एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से इन्फ्लेशन हमेशा आएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से इन्फ्लेशन हमेशा आएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था कि इन्फ्लेशन हमेशा ही आएगी, तो जरूरी नहीं है। अगर आपकी इकोनॉमी में स्पेयर कैपेसिटी है तो इन्फ्लेशन जरूरी नहीं है कि आए। अब सवाल ना एक बार वापस पढ़ो, सवाल में भूल गया रहा था। सवाल में कह रहा था कि जब एक कंट्री की करेंसी डी वैल्यू होती है तो ये परसिस्टेंट डेफिसिट को कम करेगा इन द शॉर्ट रन, बट इट विल लीड टू हाई लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग रन। ये सारी चीजें मैंने क्वेश्चन में डिस्कस कर ली है। अब आमना आप जो बात कह रहे हो ना कि सर ये चीज इवैल्यूएशन में आनी चाहिए, मसला है आप जे कर वादा अदा करके नहीं समझा सकते। आपको पूरा कंटेंट अपने आंसर में देना है और फिर इवैल्यूएशन में वापस वो बातें कर दो कि भाई ये जो सवाल की स्टेटमेंट है उसमें ये सारी चीजें मैच नहीं हो रही है, तो आप इवैल्यूएशन में एक एक करके पॉइंट को जॉट डाउन करोगे। आप जे कर्व को दो अलग हिस्सों में नहीं समझा सकते, आपको एक ही जगह पर उसको समझाना पड़ेगा, वरना आपकी आंसर की स्ट्रक्चरिंग बहुत आउट हो जाएगी। तो ये थोड़ा एक टेढ़ा क्वेश्चन है जिसमें आपको कंटेंट सारा एक जगह पे रखना है और फिर इवैल्यूएशन में आपको सारी बातें करनी है। इवैल्यूएशन ऑल ओवर आंसर कर सकते हैं पर मैं ये नहीं करता, मेरी आदत नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं करवाता कभी भी, मैं हमेशा एंड में लिखवाता हूँ तो भाई नए नए एक्सपेरिमेंट्स ना करो पेपर से पहले। ठीक है, सिबरा मैं यही कह रहा हूँ ना, ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है जिसमें मैंने ना पूरा कंटेंट एक साथ लिख दिया और फिर इवैल्यूएशन में चीजें रिपीट कर दी। ठीक है, डी वैल्यूएशन की जगह दूसरी पॉलिसी यहाँ पर आप बता सकते हो अगर चाहो तो, पर मसला नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं बतानी चाहिए, बहुत है। फिर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स की भी बात कर सकते हो, बोलो बीओपी डेफिसिट और फुल एम्प्लॉयमेंट जो हो गई, ये प्राइस स्टेबिलिटी की गारंटी नहीं है, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, और रीड करने में मुझसे आप उसका एएस लेवल की चीज है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन स्पेसिमेन 23 का है। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्वेश्चन नंबर 2 इज फेब मार्च 23, और 2 में कह रहे हैं एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज विल रिड्यूस अ करंट अकाउंट, विल रिड्यूस अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, बट विल ऑल्सो कॉज सिग्निफिकेंट अनएम्प्लॉयमेंट, इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट। जी सारी है बेटा, डीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन की एनालिसिस सारी सेम है। ठीक है,
Expenditure reducing policies will reduce a balance of payment deficit, but will also cause significant unemployment. तो आप स्टेटमेंट अग्री करो. बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट समझाओ होता क्या है, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी समझाओ क्या होता है. अभी मैंने पीछे आपको क्या बताया कि डीवैल्यूएशन एक एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी है. यहाँ पर लिखा हुआ है रिड्यूसिंग. रिड्यूसिंग को दूसरे लफ्जों में क्या बोलते हैं, डैम्पिंग भी बोलते हैं. यहाँ पर आप एक रास्ता बंद नहीं कर रहे, यहाँ पर आप दोनों रास्ते बंद कर रहे हो. आप समझो, स्विचिंग पॉलिसी में मैंने सिर्फ ये रास्ता बंद किया था. आप देखो रिड्यूसिंग पॉलिसी में दोनों रास्ते बंद हुए हैं. इसका मतलब आप बकायदा एग्रीगेट डिमांड कम कर रहे हो. आप इंपोर्टेड, आप डोमेस्टिक कंजम्पशन भी कम कर रहे हो और इंपोर्टेड कंजम्पशन भी कम कर रहे हो. तो दीज आर कॉन्ट्रैक्शनरी या डिफ्लेशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज. एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी फिस्कल और मॉनेटरी है, कॉन्ट्रैक्शनरी. तो आप उसको फिस्कल पॉलिसी पूरी कॉन्ट्रैक्शनरी समझाओ, आप उसको मॉनेटरी पॉलिसी पूरी कॉन्ट्रैक्शनरी समझाओ, और बोलो भाई देखो डेफिसिट तो कम हो जाएगा पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि एडी के कम होने से सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. देखो यहाँ पर मैंने सवाल के स्टेटमेंट्स एग्री करा है, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. ऊपर वाला थोड़ा टेढ़ा सवाल था जिसमें बहुत सारी चीजें एक साथ बोल रहा था वो. ठीक है, तो आपने सवाल की स्टेटमेंट्स एग्री कर लिया, आपने पूरी पॉलिसी समझा दी. कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल मॉनेटरी समझाना कोई बड़ी बात नहीं है. आपने डेफिसिट भी कम करके दिखाया, आपने अनएम्प्लॉयमेंट भी करके दिखा दी. अब तुम पॉलिसी की बुराइयां बताओ. यहाँ पर तुम्हें कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल मॉनेटरी की बुराइयां बतानी है और क्या. तुम बोलोगे हमेशा ये पॉलिसीज काम नहीं करेंगी. सबसे पहली बात, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी क्या है. अगर आपकी इकोनॉमी में पॉजिटिव आउटपुट गैप है तो दिस पॉलिसी माइट नॉट वर्क. पॉजिटिव आउटपुट गैप में तो वैसे ही आपकी इकोनॉमी में इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन होती है, तो आप अगर कम कर भी दोगे ना तो फिर भी आप अपने पोटेंशियल पे रहोगे. मतलब अगर एक मुल्क में पॉजिटिव आउटपुट गैप है तो मैं एक्चुअल से पीछे आके पोटेंशियल पे आके रुकूंगा ना, तो पॉलिसी की इफेक्टिवनेस वही नहीं. क्लियर है ये चीज. दूसरा, रिड्यूसिंग पॉलिसी में भाई आपका डेफिसिट तो कम हो रहा है, इन्फ्लेशन भी कम हो रही है, पर ये कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी है. ये कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी है. आप अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे हैंडल करोगे, तो आप पॉलिसी की जनरल बुराइयां बता रहे हो. नहीं था, करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, फिर आप उसको बोलो कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कम भी हो सकती है. स्टेटमेंट को रिवर्स मारना है ना, अनएम्प्लॉयमेंट कम करके भी दिखाओ. आप बोलो कि जब आप टैक्स, आप बेसिकली उसको ये बोल सकते हो यहाँ पे कि आप फिस्कल पॉलिसी में टैक्स बढ़ा रहे हो तो टैक्स रेवेन्यू मिलेगा. वो टैक्स रेवेन्यू अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे स्पेंड कर देगी तो ईडी वापस पड़ जाएगा, जिससे तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी. तो सवाल की स्टेटमेंट से डिसएग्री करो. बोलो देखो एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज जो है वो आपकी कंट्री में डेफिसिट तो कम कर देंगी, पर मसला अनएम्प्लॉयमेंट का है. अनएम्प्लॉयमेंट अनसर्टेन है. मतलब सवाल में वो कह रहा है कि नहीं अनएम्प्लॉयमेंट होगी होगी, तो जरूरी नहीं है, हो सकता है ना भी हो. तो इस चीज पे बात करनी है आपको. और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा ना कि सर मैं ये कैसे प्रूव करूं कि अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा नहीं होगी, तो आप जनरली बस कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल और मॉनेटरी की बुराइयां लिख के आ जाओ, उससे भी मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, जरूरत नहीं है, उसको जरूरत नहीं है. फिलिप्स कर्व बना सकते हो, अगेन वही बात है, पर आपके ऊपर है अभी आप एनालिसिस कैसे करते हो. मैंने तो सिंपल फॉर्मेट बनाया है. ठीक है, बाद लिख सकते हो ये पॉइंट. मैंने आसान रखा हुआ है जो सबको समझ आए. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बताना होगा इसको. वो मैं पीडीएफ भेजूंगा आयशा बेटा. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 is May June 2023 paper 4 variant 1. May June 2023 paper 4 variant 1. An increase in a government's budget surplus. What is a budget surplus? तो मिल करते हैं ना, उस सवाल में कर तो रहे. मतलब कभी कभार करते हैं, कभी कभार नहीं करते, वही बात है ना. तभी तो एंड में आपने अनसर्टेन बोला. ठीक है, तो बजट सरप्लस इज लिंक्ड विद फिस्कल पॉलिसी, एंड बजट सरप्लस मींस द टैक्स रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग. अगर आपकी कंट्री का बजट सरप्लस है तो इसका मतलब आप फिस्कल पॉलिसी ऑपरेट कर रहे हो, और फिस्कल पॉलिसी जो आप ऑपरेट कर रहे हो ना वो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में आप टैक्स बढ़ाते हो और स्पेंडिंग कम करते हो, व्हिच लीड्स टू अ बजट सरप्लस. सो फर्स्ट यू नीड टू डिफाइन बजट सरप्लस. गवर्नमेंट इनकम एक्सीड्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड यू आर ऑपरेटिंग अ कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी. देखो आपने किस तरह पॉलिसी को कनेक्ट कर दिया बजट से, तो ये आपको पता होना चाहिए. बजट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू फिस्कल पॉलिसी. एन इंक्रीज इन द गवर्नमेंट बजट सरप्लस विल इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी से एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी इन द शॉर्ट रन. बट इट विल मेक इट इजियर टू कंट्रोल अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट इन द लॉन्ग रन. ये भी बात ठीक है. इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट. अग्री करो. सेम कंटेंट है, सेम ऊपर वाला कंटेंट है, बस फर्क ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी नहीं आएगी. सेम ऊपर वाला कंटेंट है, फर्क ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी नहीं आएगी. क्लियर है.
और सेम इवैल्यूएशन होगी। बिल्कुल, अनएम्प्लॉयमेंट स्पेयर कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। ग्राफ्स वही बनाओगे आप, एडी को कम करके दिखा दो बस, इससे ज्यादा ग्राफ नहीं बनेगा यहाँ पे, सिर्फ एडी को कम करके दिखा दो। ठीक है, बिल्कुल, बस पूरी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी समझानी है। इवैल्यूएशन में आप डिसएग्री करते हो ना बेटा, स्टेटमेंट है, ये तो सिंपल सी बात है। इसका आंसर रीड कर लेना। क्योंकि बेटा बजट सरप्लस इज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इज एन एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी। देखो कनेक्शन बनाओ, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इज एन एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी। अभी पीछे यही तो सवाल था। आपको सबको प्लेट पे थोड़ी रख के देगा, आपको खुद आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में कि क्या बोलना चाह रहा है ये। ठीक है, क्योंकि बजट सरप्लस का मतलब है आपकी स्पेंडिंग कम है, टैक्स ज्यादा है, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। डाउनवर्ड मल्टीप्लायर की बात कर सकते हो, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर बताने की जरूरत नहीं होती क्वेश्चंस में, बिकॉज दिस इज रिड्यूसिंग। बेटा यहाँ पर आप एडी को कम कर रहे हो ना, यहाँ पर आप दोनों रास्ते बंद कर रहे हो, यहाँ पर आप लोगों को स्विच थोड़ी कर रहे हो, यहाँ तो आप एडी गिरा रहे हो। स्विच का मतलब होता है आपने इंपोर्ट महंगे कर दिए, विच इज डीवैल्यूएशन, टैरिफ, कोटा, रेड टेप, बेसिकली प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज को स्विचिंग कहते हैं। ये स्विचिंग का सवाल मार्च 25 में आया हुआ है, देखो ये मार्च 25 का क्वेश्चन है। ये मार्च 25 का क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, क्योंकि अब तक नहीं आया है। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, माइनस कर सकते हो, करने को तो बहुत कुछ है, मैंने आंसर में चीजें लिखी हुई उसको रीड करना। मार्च 25 में देखो क्या बोला हुआ है, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द यूज ऑफ एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज टू रिड्यूस अ करंट अकाउंट डेफिसिट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या करोगे इसमें आप, कौन सी पॉलिसीज बताओगे? लीजिए ये लिख सकते हो आप, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट से कनेक्ट करके। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, देखो एक्सपेंडिचर स्विचिंग क्या होती है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज में क्या क्या बताओगे आप? यहाँ पर यू कैन टॉक अबाउट डीवैल्यूएशन, देखो इंट्रोडक्शन तो सेम ही होगा, आंसर में रीड कर लेना। यू कैन टॉक अबाउट डीवैल्यूएशन, यू कैन टॉक अबाउट टैरिफ, ओनली टॉक अबाउट दीज टू पॉलिसीज। कोटा लिख दोगे, रेड टेप लिख दोगे, एक्सपोर्ट सब्सिडीज लिख दोगे, कंटेंट आपके पास नहीं होगा। हमेशा वो पॉइंट्स सेलेक्ट करो जिसमें आप लिख सको। सो ऑलवेज गो फॉर devaluation and tariff when the question talks about expenditure switching policies. ठीक है, ऑलवेज गो फॉर devaluation and tariff। तो डीवैल्यूएशन के थ्रू करके दिखाओ, टैरिफ के थ्रू करके दिखाओ, करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करके दिखाओ, इवैल्यूएशन में इन दोनों पॉलिसीज की बुराई कर दो। जैसे डीवैल्यूएशन में तुम मार्शल अंडर कंडीशन की बात करोगे, टैरिफ में तुम उसमें रिटेलिएशन वाली बात करोगे, ट्रेड रिलेशन खराब हो जाएंगे वो बात करोगे। ठीक है, सप्लाई साइड पॉलिसी इज नॉट एक्सपेंडिचर स्विचिंग बेटा, एक्सपेंडिचर स्विचिंग की बात कर रहा है ना वो, जो पॉलिसी बोल रहा है उसकी बात करो। टैरिफ इज अ टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स। हसन बेटा आंसर रीड कर लेना। सप्लाई साइड जब तक बोलेगा नहीं तब तक नहीं बताना आपको, अच्छी खासी लेंथ बनेगी बेटा। मेरा आंसर रीड तो करो, मैंने भेज दिया ऑलरेडी। टैरिफ से आप बेसिकली क्या करोगे, टैरिफ में ये वाला ग्राफ बनेगा ना, जिसमें तुम डोमेस्टिक डिमांड बनाओगे, डोमेस्टिक सप्लाई बनाओगे, डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक सप्लाई, पहले एक प्राइस शो करना और टैरिफ लगा के इस प्राइस को बढ़ा देना। इससे क्या होगा कि आपका ये शॉर्टेज कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, ये वाला ग्राफ बनेगा टैरिफ का, एएस लेवल वाला। ठीक है, जे कर्व बिल्कुल बनेगा बेटा, जब भी आप डिवैल्यूएशन दिखा रहे हो तो जे कर्व आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि एंड में आप मार्शल लैंड कंडीशन डिस्कस करोगे। सही है। इसका आंसर रीड कर लेना। तो बेटा आप एक्सपेंडिचर स्विचिंग में यही तो कर रहे हो, मतलब बेसिकली एक डोमेस्टिक कंज्यूमर है जिसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो डोमेस्टिक कंजम्पशन करेगा या तो वो इम्पोर्टेड कंजम्पशन करेगा। अब एक्सपेंडिचर स्विचिंग में क्या होता है, अब ये वाला रास्ता बंद कर देते हो तो लोग यहाँ पर स्विच हो जाएंगे ना, जब लोग यहाँ पर स्विच हो जाएंगे तो इम्पोर्ट का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, तो इसका मतलब आपकी कंट्री के आउटफ्लोज कम हो गए, आउटफ्लोज कम होगा तो डेफिसिट कम हो जाएगा। ठीक है, फिलिप्स कर्व की जरूरत नहीं पड़ती बेटा इतनी। मार्शल लैंड कंडीशन सिर्फ ये कहता है कि द डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स शुड बी ग्रेटर देन वन, मतलब इलास्टिक डिमांड होनी चाहिए बस। ठीक है, कोटा की बात आप कर सकते हो, पर कंटेंट नहीं है बेटा, 4 लाइन में खत्म हो जाएगा कोटा, तो कंटेंट हमेशा ऐसा उठाओ जो अच्छा है। इन रिड्यूसिंग, देखो अब इसकी समरी देख लो, रिड्यूसिंग पॉलिसीज में या डैम्पनिंग पॉलिसीज में एक कॉन्ट्रैक्शनरी, फिस्कल और मॉनेटरी आती है, और स्विचिंग पॉलिसीज में टैरिफ आता है, डिवैल्यूएशन आता है, एक्सपोर्ट सब्सिडी आता है, कोटा आता है, रेड टेप आता है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज आती है। फिर इन दोनों से एक अच्छी पॉलिसी होती है सप्लाई साइड।
सप्लाई साइड पॉलिसी ये कहती है कि आप अपने एक्सपोर्ट की क्वालिटी इंप्रूव करो और आप अपने एक्सपोर्ट को सस्ता करो। सप्लाई साइड पॉलिसी ये नहीं कहता कि लोगों के एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करो, लोगों के एक्सपेंडिचर को स्विच करो। सप्लाई साइड इज नॉट लिंक्ड विद द एक्सपेंडिचर ऑफ पीपल। सप्लाई साइड कहता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी करो और आप अपने एक्सपोर्ट को सस्ता करो। ठीक है, तो इसका पूरा आंसर है उस फाइल में, तो आप आंसर रीड कर लेना इसका। ठीक है, रिवर्स मार्शल लर्नर है, फिर वो एप्रिसिएशन में लेसन मन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो सवाल में ये बेसिकली ये कह रहा है कि एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज की इफेक्टिवनेस बताते हो जो रिड्यूस अ करंट अकाउंट डेफिसिट। तो पहले 14 मार्क में आप उसको कोई भी दो पॉलिसी सेलेक्ट करके डेफिसिट कम करके दिखाओगे और इवैल्यूएशन में उनकी बुराइयां बता दोगे। ठीक है, सप्लाई साइड इवैल्यूएशन में आ सकता है। पूरा आंसर आपको इसका मैंने दिया हुआ है, इसको रीड तो करना ना बेटा, क्लास के बाद समझ जाओगे क्या करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, समीर बेटा उसकी मैं वीडियो भेज चुका हूँ, तो वो देख लेना भाई, उस पर बात नहीं करूंगा। वो आंसर में जहन देख लेना। ठीक है, अच्छा एक्सचेंज रेट की भी ना दो ही सवाल है खाली। एक तो वही सवाल है जो अभी हमने डिस्कस कर लिया स्पेसिमेन 23 का, दूसरा एक अलग से सवाल आया था एक्सचेंज रेट का, ये वाला, ये इससे भी आसान है। इकोनॉमिक ग्रोथ से लिंक करा हुआ है, देखो ये मई जून 23 पेपर 4 वेरिएंट 2 है, इसकी भी फाइल में भेज चुका हूँ। कंसिडर द एक्सटेंट टू विच, आया नहीं है आज तक संगम। Consider the extent to which depreciation of its foreign exchange rate contributes to the economic growth of a low income country। कह रहा है जब एक मुल्क की करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी तो क्या उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी? तो पहले तो अग्री करो होगी। एक्सचेंज रेट बताओ, डेप्रिसिएशन बताओ, इकोनॉमिक ग्रोथ बताओ, एक्चुअल एंड पोटेंशियल। फिर उसके बाद लो इनकम कंट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, लो लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, हाई डिपेंडेंसी रेशियोज, लो जीडीपी पर कैपिटा, सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस ऑन प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टिंग प्राइमरी गुड्स, ये सारी बातें बताओ। फिर बोलोगे देखो जब करेंसी की वैल्यू गिरती है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होता है, व्हेन द डिमांड इज इलास्टिक। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होगा तो एडी बढ़ेगा, एडी बढ़ेगा तो एक्चुअल ग्रोथ आएगी। फिर आप ये भी बोलो कि जब करेंसी की वैल्यू गिरती है तो आपकी बेसिकली एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। अब जब इकोनॉमी में इनकम जनरेट होंगी और उससे अगर इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो जाए कैपिटल गुड्स पे, तो पोटेंशियल ग्रोथ भी आ सकती है। तो लिंक करो बस पोटेंशियल ग्रोथ को एक्चुअल ग्रोथ को, कनेक्शन क्रिएट करो। ठीक है, और फिर इवैल्यूएशन में ये डायग्राम्स यहाँ पर देखो बनेंगी। एक तो एक्चुअल ग्रोथ और पोटेंशियल ग्रोथ एक ही ग्राफ में दिखा देना थ्रू टीपीसी, और दूसरा एडी वाला ग्राफ बना दो। ठीक है, एंड में तुम उसको बोलना नहीं भाई डेप्रिसिएशन नुकसानदेह भी होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है एडी के बढ़ने से फिर इन्फ्लेशन आएगी, फिर इंपोर्ट महंगा होगा तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी। आप अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, प्राइमरी प्रोडक्ट्स पर अगर आप डिपेंडेंट हो तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। मतलब पाकिस्तान की जब करेंसी गिरती है ना तो पाकिस्तान को फायदा नहीं होता, बिकॉज हम एग्रीकल्चर गुड्स में डील कर रहे हैं, प्राइमरी गुड्स में डील कर रहे हैं। तो प्राइमरी गुड्स की इतनी कोई खास वैल्यू नहीं होती, वो सस्ते में ही बिकते हैं। ठीक है, तभी तो डेवलप कंट्रीज प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं होती, वो डेवलपिंग कंट्रीज से खरीदती है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का खतरा है। और फिर बोलो इन दी एंड मार्शल लर्नर कंडीशन मीट हो रही है कि नहीं हो रही, ये भी एक सवाल है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में भी अगर आप जे कर्व बनाना चाहो तो बना सकते हो, मैंने नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, तो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, इतना कोई मसला इसमें होगा नहीं आपको, आसान सवाल है ये। मार्शल लर्नर बेटा बताना बहुत जरूरी है जब भी आप करेंसी की बात कर रहे हो, एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हो, कभी मिस नहीं करना ये पॉइंट। हर मार्किंग स्कीम में वो मेंशन करता है मार्शल लर्नर कंडीशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लेक्चर्स के दौरान भी डिस्कस कर चुके हैं, बस मेरा मकसद ये था मैं वापस रिवाइज करा दूं। एक और बस जेकब सब में होता है बेटा, जो खुद करेंसी को गिरा हो या खुद ब खुद गिरे, सब में आता है जेकब। जेकब इफेक्ट हर चीज में होगा। ठीक है, सही है। तो मार्शल लर्नर कंडीशन ये कहती है द कंबाइंड इलास्टिसिटी ऑफ एक्स एंड एम शुड बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि इलास्टिक के केस में आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होगा ना, ये मार्शल लर्नर कंडीशन। मतलब करेंसी का गिरना बेनिफिशियल तब होगा जब आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड इलास्टिक है, तभी तुम्हारा बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होगा, वरना नहीं होगा। क्योंकि अगर तुम्हारी डिमांड इन इलास्टिक है तो तुम्हारा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट होगा। तो जे कर्व आप बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, वही बात है ना, एडी को बढ़ा के इनकम जनरेट करिए, और अगर वही पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज होना शुरू हो गया तो पोटेंशियल ग्रोथ के चांसेस हैं। और जब आपके इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे तो पीपल विल स्विच टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, तो क्या पता डोमेस्टिक में इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो जाए। फिर